प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एलडीए की बिल्डिंग में आतिशज़दगी, 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। दूसरों की इमारत का फैसला करने वाले इदारे की अपनी इमारत में बैरूनी हंगामी रास्ता मौजूद ही नहीं। कोई है इनको पूछने वाला? अली हैदर गिलानी मुल्तान से अगवा, दहशतगर्द एक बार फिर मैदान में, इनसे है कोई महफूज? आज रात इंतखाबी सियासी मुहिम का इख्तिताम, किस पार्टी ने दिया क्या पैगाम? एक तरफ बेहिस हुक्मरान तो दूसरी तरफ बेबस अवाम। एक तरफ 1.25 करोड़ आबादी का शहर तो दूसरी तरफ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महज 9 गाड़ियाँ और 150 एहलकार। जी हाँ, मेरी मुराद पंजाब के दिल लाहौर शहर से है, जहाँ मकीनों को खुदा न खास्ता अगर किसी नागानी का सामना करना पड़ जाए तो इसके लिए हुकूमती संदूकची में सिर्फ 150 सिक्के, और सिक्के भी वो जो न सिर्फ जंग आलूद बल्कि शायद उनकी नीयतों को भी घुन लग चुका है। आज एलडीए प्लाजा की 7वीं मंजिल से छलांग लगाने वाले 7 लाचार अफराद का कोई चारागर न था। वो मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उनकी आहो पुकार सुनने वाला कोई ना था। आज उन्हें ना तो मेट्रो बस की जरूरत थी और ना ही किसी अंडरपास की। वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। सानह बल्दिया टाउन से लेकर एलडीए कॉम्प्लेक्स तक न जाने कितने मासूम नाअहल हुक्मरानों की गफलत के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन बेगुनाहों की माओं के आंसुओं, बेवाओं की सिसकियों का हिसाब तो हाकिम वक्त को देना पड़ेगा। खुद्दाम तो चले गए लेकिन निगरान तो थे। मेरा सवाल उन 65 सालों से है जिनकी तिजोरियों से महज दावे और खिदमत के नारे गूंजते रहे, लेकिन इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के इस महकमे के लिए कुछ न किया गया, कुछ ना सोचा गया। आज एक बार फिर सवाल उठेगा, इतनी बड़ी इमारत में फायर सेफ्टी का सामान क्यों मौजूद ना था, और अगर था तो क्यों ना चलाया गया? एलडीए प्लाजा में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरकारी दफातर की मौजूदगी भी सवाल पैदा करती है कि आग लगी या लगाई गई। एलडीए प्लाजा की इमारत से उठने वाले धुएं के बादल अरबाब इख्तियार से सवाल करते हैं कि क्या अब की बार भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहेंगे? क्या अब की बार भी रस्मी कार्रवाइयों के बाद ये मामला ठप कर दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब लेने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर रिजवान नसीर, जो रेस्क्यू 1122 को हैंडल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे अपने नुमाइंदे के पास, उमर जावेद, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं एलडीए प्लाजा के सामने। उनसे ताज़ा तरीन लेते हैं। उमर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी भी कुछ लोग अंदर ट्रैप हैं? जी समी साहब, सूरत हाल तो ये है कि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों के लापता होने की इतलात हैं तो अभी तक उनकी जो बॉडीज़ वगैरह हैं और उनको जो है वो तलाश किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात जो ये है वो ये है कि पहले शाहलवी में एक दफ़ा आग लगी, उसके अंदर कई जानें ज़ाया हुई। उसके बाद बंद रोड के ऊपर एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर मालिक समेत कई मजदूर जान भाग हो गए। आज ये वाक़या पेश आया, रेस्क्यू 1122 ने अपने ऊपर से मलबा ऐसे कहते हुए उतार दिया कि आग 11:04 पे लगी और हमें 11:56 पे इत्तला दी गई। अगर 11:56 पे भी ये लोग पहुंचे थे तो बर वक्त कार्रवाई ना करने की वजह से आग नहीं। उमर भाई, ये तो बात की बात है। मैं इस वक्त जानना चाह रहा हूं कि जो लोग अभी अंदर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, किस तरह, क्या अंदर रेस्क्यू का अमला चला गया है या अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो रेस्क्यू के अमले की पहुंच से बाहर है? जी, जो 9वां फ्लोर है, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस जारी है, 8वें फ्लोर के ऊपर भी कूलिंग प्रोसेस जारी है, इसलिए वो ऐसे फ्लोर हैं जहाँ पे अभी तक सर्च जो है वो नहीं की जा सकी। दूसरे तीसरे ग्राउंड फ्लोर, दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर जो है वहाँ पे सर्च की जा चुकी है और अभी इसी तरह जो है अमला है वो ऊपर जाई जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि तकरीबन 15 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लापता हैं। उनके अंदर कई डायरेक्टर लेवल के भी बंदे हैं और ज्यादातर ऐसे बंदे हैं जो फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। और अगर आप देखें जो फौत होने वाले हैं उनमें भी ज्यादातर लोग जो हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जिधर 9वें फ्लोर पे जहाँ पे आग 8वें 7वें और 9वें पे लगी थी, यहाँ पे मोस्टली अकाउंट्स और फाइनेंस के लोग बैठते थे। इसलिए अभी सर्च जो है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि आग जो थी उसका बहुत विनाइल फ्लोरिंग थी, इसलिए कूलिंग प्रोसेस में टाइम लग रहा है। जैसे ही कूलिंग प्रोसेस बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, ये क्या हुआ? आज लोग पुकार रहे हैं मदद के लिए, लेकिन रेस्क्यू 5-4 घंटे गुजर गए और वो लोग गिर के मर गए।
जी, ये बहुत हमारे लिए भी एक दुख का मुकाम है, क्योंकि आज हमने 40,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया और 122 अरब से ज़्यादा के नुकसानात को हम बचा चुके हैं जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स इन प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। मैं आज खुद भी मौके के ऊपर मौजूद रहा हूँ और वहीं से आ रहा हूँ। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल थी यहाँ पे, जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, एक तो जिस तरह टाइमिंग का था, बिकॉज एक आग का सबसे पहला असूल ये है कि बर वक्त कॉल, बर वक्त मदद। अगर आपको एक ही कमरे में आग और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इससे पहले कोई स्प्रेड हो, तो आप बहुत इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक वो पूरे फ्लोर पे स्प्रेड करना शुरू कर दे, आपकी सही है। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि 7वें फ्लोर पर पूरे पाकिस्तान ने देखा लोग लटके हुए हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, 4 घंटे तक रेस्क्यू का अमला, उसके पास सीढ़ी नहीं थी। नहीं, सीढ़ी, इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि सीढ़ी लगाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। अगर आप दोनों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ देखें तो बिल्डिंग के चारों तरफ सीढ़ी लगाने की जगह नहीं थी। यानी उसको अगर आपने बैलेंस करना है, 100 फुट तक लैडर ऊपर जानी है, कहना आसान है, लेकिन जिस वक्त ऊपर जाके वो अगर वो बैलेंस नहीं होती तो वो तो लैडर समेत लोग आ जाते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, जब आप इस किस्म की लैडर को लगाते हैं, एकदम वहां पे 4-5 लोग हैं, आप करीब लेके गए और सबने ऊपर झपटा मार दिया, तो आप बंदों समेत पूरी लैडर को लेके नीचे गिर जाएंगे। तो उस वक्त पैनिक नहीं है, देखा वो बंदे वैसे ही बाद में गिर गए। हमने लेकिन यहाँ पे 26 लोगों को रेस्क्यू भी किया है, वहां से ही 4 लोगों को रेस्क्यू भी किया है, लेकिन बड़े आराम से उनको जाके वी हैड टू टेल देम। उसके बाद साथ साथ किया है, हेलीकॉप्टर से भी हमारे रेस्क्यूअर्स भी आज जख्मी हुए हैं, जिस प्रोसेस के अंदर उन्होंने ऊपर से भी अच्छा, हेलीकॉप्टर के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब रेस्क्यू के लिए आपने हेलीकॉप्टर मंगाया, वो नीचे जब आया तो जो उसके पंखों का जो हवा थी उसकी वजह से भी जो लोग थे उससे आग भी बढ़ी, उनको ऑक्सीजन की भी कमी हुई। इसका फायदा भी रहा है, नुकसान भी रहा है। फायदा ये था कि जो कुछ लोग ऊपर फंसे हुए थे उनको चूंकि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, हमने नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से एक्सेस करने की कोशिश की। 8-9 फ्लोर जो थे वहां पे बिल्कुल 7th फ्लोर से हमने कुछ लोगों को वैक्यूएट किया, लेकिन उससे आगे इतनी ज्यादा हीट थी और वो थी कि इट वाज सिंपली नॉट पॉसिबल। इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं फायर डोर के जरिए, आराम से एग्जिट भी बताया जा रहा है कि वो हॉल के अंदर था, बाहर नहीं था। सो दैट एक्चुअली कॉज्ड अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वरना हम डेफिनेटली इन सब फ्लोर्स पे एंटर कर चुके होते। अब तक वी रेस्क्यूड सो मेनी पीपल। हमारे ऊपर भी जो लड़के उतरे उनको भी, वो भी जख्मी हुए इस प्रोसेस के अंदर। कोई प्रॉपर एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट बिल्डिंग में है ही नहीं, और साइडों से हमारे पास वो एक्सेस नहीं थी कि हम आराम से ये चीजें सारी कर सकते हैं। आज देखिए 40,000 इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है, 122 अरब रुपए के नुकसानात को बचाया जस्ट बाय टाइम। अच्छा, एक और सवाल का जवाब, लेकिन जब तक आपके पास एक्सेस नहीं होगी, मैं लैडर ले भी आऊं, लगा ही ना सकूं, तो एक और सवाल का जवाब चाहिए कि ये 1.25 करोड़ की आबादी है, अगर आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड पानी लेता है उसके कितने पॉइंट्स हैं शहर में? जी, इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपके पास, हर बार गाड़ी भरने के लिए नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा बाहर के ममालिक में लाल रंग का एक हाइड्रेंट बाहर लगा होता है, हर बार गाड़ी पानी भरने नहीं जाती। जितनी हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अगर उसके अंदर हम इमरजेंसी एग्जिट नहीं देंगे, ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये हाइड्रेंट में आपको बता रहा हूँ, हाइड्रेंट कितने हैं? हाइड्रेंट हर बिल्डिंग के बाहर होना चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं? प्रैक्टिकली कितने हैं? प्रैक्टिकली बहुत थोड़े हैं। मुझे तो ये बताया गया कि पूरे लाहौर में 3 या 4 हाइड्रेंट। नहीं, 40 के करीब जो हाइड्रेंट भी लगे हैं रेड वाले, और उसके अलावा जो फिलिंग पॉइंट्स है वो काफी हैं, अबाउट 50-60 के करीब फिलिंग पूरे शहर में 50-60 डिफरेंट जगहों के ऊपर होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि ये हम अपने लिए खुद डिजास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये जो ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अगर हम उनको महफूज नहीं बनाएंगे, 50% काम ये है कि आप दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, जब तक कि आपके एग्जिट्स होंगे तो लोग निकल सकेंगे। अगर आपके वहाँ पे फायर अलार्म होगा, लोगों को पर वक्त पता चल जाएगा, वो निकल सकेंगे। अगर वहाँ पे इंटरनल स्प्रिंकलर सिस्टम होगा तो आपकी बिल्डिंग महफूज रहेगी। अगर हमने ये इंतजाम ना किए तो ये तो डॉक्टर साहब जो आप बात बता रहे हैं, ये तो आग लगने से पहले के हैं। नहीं जी, हम तो ये जानना चाहेंगे अगर आग लग जाती है तो रेस्क्यू किस तरह आप आज? आग लगने के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके करीब ही शाहीन प्लाजा है, उसमें देखिए बाहर भी उन्होंने स्टेयर्स दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी सूरत हाल में ये है कि लोगों की हम जिंदगियां बचा सकें। लोग उसी सूरत में बच सकते हैं जब आप फायर अलार्म फौरन उनको पता चल जाए कि आग लगी हुई है, लोग फौरन इवैक्यूएट हो जाए। यहाँ पे गालबन लोगों को कहा भी गया, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं की। कितने लोग आप समझते हैं, कितने लोग वहां पर? कुछ ताजा तरीन हमें बताइए। एलडीए के अकाउंट्स के जो बेसिकली कोई 10 लोग हैं जिनका हमें ये है फिगर के उनकी मिसिंग है। हमारी कूलिंग इस वक्त जारी है, ऑलमोस्ट फायर के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स आर रेडी। जैसे ही वो होता है इंशाल्लाह दिल बी गोइंग इन एंड वी होप कि इंशाल्लाह जो भी इसमें बेहतर से बेहतर हो सके। बट मेरी सबसे अपील होगी, अपनी ज़िंदगियों को, जानो माल को ख़तरे में मत डालें। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपने लिए पोटेंशियल डिजास्टर्स को क्रिएट मत करें। फायर सेफ्टी कोड्स जो बिल्डिंग बायलॉज के अंदर दिए गए उन पर प्लीज अमल दरामद करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आने के बाद इसी स्टोरी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। दूसरों की इमारत का फैसला करने वाले इदारे की अपनी इमारत में बैरूनी हंगामी रास्ता मौजूद ही नहीं। कोई है इनको पूछने वाला?
वेलकम बैक। नाज़रीन, आइए आपको कमिश्नर लाहौर की गुफ्तगू सुनवाते हैं जो इस हवाले से की उन्होंने। जो भी वजूहत थी किसी को जिम्मेदार ठहराएं या ना ठहराएं, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर 11:30 बजे आग लगी और 11:55 पे 1122 को कॉल जा रही है, इसका मतलब 25 मिनट गुजर गए हैं। आपने गुफ्तगू सुनी कमिश्नर साहब की, वो भी ताखीर का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो ताखीर है उसकी वजह से आग ज़्यादा फैली और ज़्यादा नुकसान हुआ। जी, इसमें बेसिक जो असूल है ना वो ये होता है कि आप चाहे फायर फाइटिंग खुद कंट्रोल अगर कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आप फायर सर्विसेज को ज़रूर कॉल करें ताकि वो इमीडिएटली मोबिलाइज हो सके, और अगर आपके पास इंटरनल कोई फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं तो वो आप कोशिश करते रहें, लेकिन कॉल आपको ज़रूर कर देनी चाहिए, बिकॉज ओनली इफ़ वी गेट द टाइमली इन्फॉर्मेशन देन वी कैन रिस्पॉन्ड। अगर हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम रिस्पॉन्ड कर सकें। और जहाँ जहाँ पे आप ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब 25-30 मिनट के बाद अगर कॉल गई है तो इसका मतलब तो ये है कि आग बुझाने की आप क्या मैं इस पे कोई ये नहीं कह सकता कि इंटेंशनल था या, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं। और दे शुड हैव समबडी शुड हैव कॉल्ड अस। कहते हैं कि 7th फ्लोर था उनका जो कि ऑक्यूपाइड नहीं था, वहाँ पे आग लगी है और उन्होंने जाके बुझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा उन्होंने काबू पाया, लेकिन फिर उसके बाद वो, क्योंकि इसमें डक्ट्स है और एयर कंडीशनिंग की डक्ट्स है, पूरा एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से आग जो है वो ऊपर और नीचे फैलती रही है। देखिए, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा ऐसे मौकों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे आग लगी है और 25 मिनट ताखीर से उसकी तला दी गई है और वहाँ पर कोई ना फायर एग्जिट है ना कोई आग बुझाने का कोई अच्छा बंदोबस्त है। तो मैं इस हवाले से आपका कमेंट चाह रहा था। जी, आई थिंक बस मैं इस पर कोई किसी की भी मैं तनकीद या वो नहीं, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है। आई एम श्योर कोई भी इंटेंशनली किसी को भी मारना नहीं चाहता, बट हमारे लोगों में अगर सिर्फ ज़्यादा शऊर आ जाए, ज़्यादा आगाही आ जाए और हम फायर सेफ्टी कोड्स के ऊपर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर लें और एग्जिट्स को यकीनी बना लें और फायर अलार्म से फौरन लोगों को पता चल जाए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जिंदगियों को बचा सकेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ नैयर अली दादा मारूफ आर्किटेक्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं किस तरह की बिल्डिंग्स पाकिस्तान में बन रही हैं, क्या उनके डिज़ाइन है और क्या जो फायर कोड्स हैं उनको फॉलो भी किया जाता है या नहीं। नैयर साहब, वेलकम टू द शो। देखा आपने आज जो वाकया हुआ, जिस तरह लोग गिर के मरते रहे, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है और उस बिल्डिंग में जिसका काम ये है कि वो दूसरी बिल्डिंग्स में ये इंश्योर करे कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड, वहाँ पर फायर को बुझाने के तमाम इंतजाम होने चाहिए। तो ये क्या बड़ा इतना नुक्स है, इतना बड़ा ये फ्लॉ था कि इमरजेंसी जो एग्जिट है वो भी हॉल के अंदर था। ये बड़ी हैरानकुन बात है जी, क्योंकि एलडीए वो अदारा है जो सेफ्टी को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है और इमारतों के नक्शे पास करता है, ऊंची इमारतों के नक्शे भी, जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन, ये फायर एस्केप्स और बहुत सारे लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। तो अफसोस की बात यह है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वहीं पे फ्लॉज निकल आए इतने सारे। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है और मुझे इतने दुख का मुकाम है जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ पूरी कौम को, सिटीजन्स को, कि मुझे इसका जो जितना भी अफसोस हो कम है। मैं शेयर करना चाहता हूँ अफसोस का जो अगले हादसे पे होने लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये रिकरिंग चीज़ है। ये हो गया, इधर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, एहतियात हुई, नहीं हुई, उसको भूल जाएं। ये मैं आपको बता दूं, वी आर सिटिंग ऑन ए पावर केग। अभी पिछले दिनों मेरी रिजवान साहब के साथ मीटिंग में इन्होंने अभी ये सिलसिला शुरू किया कि भाई रेस्क्यू तो हम बाद में करेंगे, एक बेसिक इनबिल्ट सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना जगहों। इनका तो ये तो एक रिसेंट खुली हुई बिल्डिंग थी, गलियों में जो पहले जो डिजास्टर्स में ये उसमें पहुंच नहीं सके। बिल्डिंग में भी नैयर साहब 2007 में आग लगी, 2010 में आग लगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं की गई। और ये एलडीए की बिल्डिंग है, एलडीए प्लाजा है, कॉम्प्लेक्स है उनका। तो ये दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? तो पूछने वहाँ पहुँचने की जगह नहीं है। और अभी पिछले दिनों इनके साथ मीटिंग्स हुई, फिर वॉल्ड सिटी के सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई, तो हम हवेलियों का जिक्र ये वो, तो हमने कहा ये रोकते हैं सारे जिक्र खूबसूरती के, पहले ये देखें कि उस शहर में हो क्या रहा है। वो सारा शहर जोन इंडस्ट्रीज लग गई हैं वहाँ जहाँ केमिकल्स हैं। यूसुफ सलाउद्दीन की गली में किसी ने सिगरेट फेंकी तो पूरे मोहल्ले की उसमें आग लग गई उसमें, क्योंकि केमिकल्स लोग। अच्छा नैयर साहब, क्योंकि आप तो आर्किटेक्ट हैं, ये जो सारे नए जो मंसूबे हैं कंस्ट्रक्शन के, जब इनके मंजूरी दी जाती है तो फायर कोड नाम की कोई चीज़ है? बिल्कुल बायलॉज में है। और ये उस पर अमल क्यों नहीं होता? अमल ये है कि जी नक्शे में दिखा दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर है, वहाँ पे लगाया नहीं है। जो मॉनिटरिंग है ना, इट्स ए डिज़ास्टर। हमारा जो कंट्रोल का प्रॉब्लम है, देखिए ना, जब तक वो दुनिया के बायलॉज, मैं आपको दे देता हूँ,
इधर से ले लें, आप उधर से ले लें, उनका फ़ायदा कोई नहीं है, एक इम्प्लीमेंट नहीं लेकिन होते। नैयर साहब, ये तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके तो घर भी महफूज हैं, उनके सारे मोहल्लात महफूज हैं, और आज भी जो मरने वाले हैं गरीब चौकीदार बेचारे, तो ये गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप ये कोई फायर कोड, कुछ LDA, कोई हुक्मरान, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा? पहले अर्ज़ करी कि इसीलिए हाई प्रोफाइल हमने तो अपनी ओपिनियन यही दी है कि शानदार को ज़रा भूल जाए और सेफ्टी की बात करें। और तो ये आप देख रहे हैं मुल्क में हादसों के अलावा भी इंसानी ज़िंदगी का जो हाल दहशत गर्दी में है, प्रायोरिटी नंबर 1 इज़ सेफ्टी, फिर डेमोक्रेसी वगैरह बाद में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब और डॉक्टर रिजवान साहब। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस स्टोरी पर। अली हैदर गिलानी मुल्तान से अगवा, दहशतगर्द एक बार फिर मैदान में, इनसे है कोई महफूज? आज एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। अली हैदर गिलानी एक कार्नर मीटिंग से खिताब करने जा रहे थे। तालिबान की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को धमकियां दी जा रही थी। अभी तक किसी ग्रुप ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बाज़ ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के पीछे तालिबान का ही हाथ है, जो खौफ व हरास फैलाकर इलेक्शन सबोताज करना चाहते हैं। CCPO मुल्तान ने भी अली हैदर गिलानी के अगवा को दहशत गर्दी का वाक़या करार दिया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली हैदर गिलानी के सेक्रेटरी और एक गार्ड जाँ बहक हो गए। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक बड़े जलसे का प्रोग्राम था जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो खिताब करना था। धमकियों के बाद ये जलसा मुलतवी कर दिया गया। अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त 200 से उम्मीदवार थे। यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाबात से नाअहल होने के बाद उनके तीनों बेटे अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन को ये याद होगा कि इससे पहले साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को भी नामालूम अफराद अगवा कर चुके हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका। इस अफसोसनाक वाक़े के अलावा भी आज कई शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान अब तक 100 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने चंद दिन पहले दो टोक अल्फाज में कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी जंग है। दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियों को मार रहे हैं, उन्हें अगवा कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके निशाने पर हैं। बाज़ जमातों की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को किसी और की जंग समझना अफसोसनाक है। सवाल ये है कि जो दहशतगर्द ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो किसी रायत के मुस्तहिक हैं? इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी। जी अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। गिलानी साहब, पहले तो बड़ा अफसोस आज जो वाक़या आया, अल्लाह ताला गिलानी साहब को खैर खैरियत से वापस लाए। ये बताइए कि ये जो सारा वाक़या है इसमें आप क्या इसको किस नज़र से देखते हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने अगवा किया है? देखें, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते, जो इलेक्शंस को पब्लिक को थ्रेट करना चाहते हैं, हमारे वोटर्स को डराना चाहते हैं। परसों इलेक्शन कैसे निकलेगा मेरा वोटर, मैं लड़ रहा हूँ, अब्दुल कादिर गिलानी लड़ रहा है, अहमद मुश्तबा गिलानी लड़ रहा है और हैदर भी लड़ रहा है इंशाल्लाह ताला। तो लोग क्या आज कैसे निकलेगा बताएं, क्या पोजीशन होगी परसों इलेक्शन की? अली हैदर गिलानी को वोट कैसे मिल रहा होगा? वो तो नहीं होगा पोलिंग पर। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई अभी आपसे किसी ने राब्ता किया, किसी अगवाकार ने कोई डिमांड या कोई इस किस्म की आपको इतला हो कि किसने अगवा किया? देखिए, किसी ने राब्ता नहीं किया और ये अभी तो राब्ता शायद ना करें। हमें जो इतलात मिल रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, हमें तो अभी समझ भी नहीं आ रही कि ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, पीपल्स पार्टी वालों के साथ ही क्यों होता है। हमारा आज जलसा था, उस जलसे को भी रोक दिया गया कि थ्रेट है। बाकी सब मुल्तान में आकर जलसा कर गए। हमने आज शो करना था अपना, हमें रोक दिया गया कि दहशतगर्दों ने प्लान किया हुआ है आपके दरचे पे अटैक करने का, रोक दिया गया। अच्छा गिलानी साहब, आप खुद फरमा रहे हैं कि आज थ्रेट था और उसकी वजह से जलसे को रोक दिया गया, तो इसके पेश नज़र कोई आपने ज़ाती हवालों से कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया? देखें, गनमैन 2 थे, ज़्यादा रखने नहीं देते। मेरे पास ज़्यादा होते हैं, मुझे रोका गया लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा रखे। उसके पास 2 थे, एक ज़ख्मी हो गया, एक शहीद हो गया। एक उसका पीए था जो उसके ऊपर लेट गया हैदर के और उसको गोलियां मार के मार दिया गया। और
वहाँ पर वाक़या देखने वाला था, उसका लिवर वगैरह सारा बाहर निकला हुआ था, उसके पीए का। हम सिर्फ आप दुआगो ही हो सकते हैं और आवाम से अपील करेंगे कि दुआ करें कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त कुछ हमें बताइए, बड़े गिलानी साहब, आपकी वालदा, ज़ाहिर है ये बड़ा एक मुश्किल वक्त होगा, किस तरीके से वो इस सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं? देखिए वालदा क्या बता सकता हूँ आपको, हम तो अंदर जा ही नहीं सकते, उनको देख ही नहीं सकते। वो कहती है मेरा बेटा लेकर आओ, कहाँ से ला के दूँ उनको, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा था, ही वॉज इनोसेंट, उसका तो कोई कसूर नहीं है। वही माँ मुझे कहती है कि मेरा बेटा ला के दो मुझे, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो, किस कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हो, ये कौम क्या कर रही है। हम कहते हैं नहीं, इलेक्शन हो जाए, कौम अपना हक राय इस्तेमाल कर ले, मुल्क की तकदीर बदल जाए, हम कुर्बान हो जाए। अच्छा ये बताइए गिलानी इसका साहब, जवाब मैं क्या दूं उनको? जो हुकूमती एहलकार हैं, जो हुकूमत है, उन्होंने भी आपसे रब्ता किया, कुछ आपको एतमाद में लिया कि वो अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किन बुनियादों पर कर रहे हैं, कुछ आपको एतमाद में लिया उन्होंने? देखिए वो बता तो रहे हैं कि हमने नाकाबंदी कर दी है, सर्च कर रहे हैं, जो होता है पुलिस वालों का, पुलिस ही हमारे साथ इस वक्त इन कांटेक्ट है, और तो कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की। तो आप क्या आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं जिस तरह पुलिस ने बिहेव किया? पहले आपने कहा सिक्योरिटी नहीं दी गई, सिर्फ 2 गनमैन थे, अब जो वो आपको इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात बता रहे हैं, तो आप मुतमईन हैं? देखिए सिक्योरिटी पुलिस ने तो हमें दी नहीं, हालांकि हमें देनी चाहिए थी, बीइंग द सन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी तो देनी चाहिए थी, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी थी, हमारे अपने गनमैन थे, हमारे अपने लाइसेंस आर्म्स थे। हम उस वक्त पुलिस का जो है वो नाकाबंदी बहुत लेट हुई है, मुझे अभी भी इतलात मिलती हैं कि नाके नहीं लगे हुए एग्ज़िट एंट्रीज़ पे, कहीं उनको शिफ्ट ना कर रहे हो हैदर को। और जो मैं बार बार पुलिस वालों को कॉल्स कर रहा हूँ कि नाके लगाएं, 3-4 एग्ज़िट्स हैं मुल्तान के, 3-4 एग्ज़िट्स के लिए मुल्तान को सील किया जाए, चेकिंग की जाए, कंटेनर्स को चेक किया जाए, औरतों को चेक किया जाए, बुरके पहना के सुना ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि हम ज़रूर इलेक्शन का हम बायकॉट नहीं चाहते, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और वर्कर से भी अपील की है कि वो करें। तो अब वो उस हवाले से आपके अपने जो वर्कर्स हैं वहाँ किस किस्म की तैयारियाँ आप देखते हैं हलकों में, अपने हलकों में? देखिए हम फुल फोर्स से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने कुर्बानियाँ दी हैं इसी इलेक्शन के लिए। मैं अपनी सीट तो दे सकता हूँ अपने भाई के लिए, कि किसी ने अगर ये चाहता है कि मूसा गिलानी इलेक्शन ना लड़े और हम उसके बदले में हैदर गिलानी दे देते हैं, तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। अगर कोई मुझे ये शर्त दे दे तो मेरे भाई से ज़्यादा तो मुझे अजीज़ नहीं होगी ये एमएनए की सीट। लेकिन हम फुल फोर्स से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे वर्कर्स जिस तरह पहले थे वैसे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी, लेकिन मुझे मसला ये है कि इस वक्त हम क्या करें, घर में एक परेशानी है। हमने आज पोलिंग बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वर्कर्स की बाहर लाइन लगी हुई है, वो हमें अफसोस भी कर रहे हैं, बैग्स भी मांग रहे हैं। ज़ाहिर बात है मोरल जो एक चार्ज अप मोरल है, वो चार्ज अप मोरल को अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा, और एक दिन पीछे रह गया। ये जो कल कैंपेन भी ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप वर्कर्स को भी नहीं हैंडल कर पा रहे होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त एक माहौल है जिसमें आपका ख़ानदान एक बड़े ख़तरे में है, एक भाई को अगवा कर लिया गया है, तो फिर पोलिंग वाले दिन आप निकलेंगे, बाहर जाएंगे हलकों में? देखिए बिल्कुल निकलेंगे, पोलिंग वाले दिन अपनी सिक्योरिटी लेके निकलेंगे। अगर हमारी जान को फिर ख़तरा है तो हम तो निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं डरा सकते ना, ये इन लोगों से डर के घर बैठ जाएं। अगर मैं डर गया तो फिर वोटर क्या निकलेगा? क्या ये जलसे जो हो रहे हैं, ये सुबह कैसे निकलेंगे परसों लोग वोट देने के लिए? कौन इनकी जानों को बचाएगा? आज हैदर गिलानी सेफ नहीं है, आम वोटर कैसे सेफ होगा? जो कैंडिडेट सेफ नहीं है, आवाम को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हम लोगों ने निकलना है आवाम को बताने के लिए। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। हमारी दुआ है कि अली हैदर गिलानी खैरियत से हों और खुदा खैरियत से उन्हें अपने ख़ानदान में वापस लाए। लेकिन गिलानी साहब का कहना यह था कि इन हालात में वोटर्स किस तरह वोट डालने निकलेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। आज रात इंतखाबी सियासी मुहिम का इख्तिताम किस पार्टी ने दिया, क्या पैगाम? आज रात 12 बजे मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी।
सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी इख्तितामी तकारीर में बहुत से वादे किए हैं, अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं, लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे की नवीद सुनाई है। लेकिन ये सब कैसे होगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज तमाम मसाइल हल करने के दावे कर रही हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में थी उन्होंने ये सब काम नहीं किए। हर जमात कह रही है कि उसे वोट दें ताकि वो मुल्क की तकदीर बदल दे। इमरान खान ने नए पाकिस्तान का नारा लगाया है, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे की बात की है। इमरान खान को यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवान उनके साथ हैं और वो तब्दीली लेकर आएंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो खुद नौजवान हैं और बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का कहना है कि नए लोगों को ना आज़माएं, ना तजुर्बाकार लोग मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते, इनको एक मरतबा फिर आजमाएं। सवाल यह है कि अगर ना तजुर्बाकार लोग मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते तो तजुर्बाकार लोगों ने ही मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया है। याद रखें, हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है, हमें मसाइल हल करने के लिए ठोस मनसूबाबंदी और संजीदा कोशिश करना होगी। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, वोट देना आपका बुनियादी हक है, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। सियासी कायदीन के पैगामात और उनके मसाइल में कितना रब्त है और क्या ये जो नारे हैं वो मटेरियलाइज हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार जनाब हारून रशीद साहब। वेलकम इन द शो। हारून साहब, ये आपने तकारीर सुनी, बिलावल भुट्टो की भी अभी सुनी, नवाज शरीफ साहब की आप सुन रहे हैं, इमरान साहब की भी सुनी। ये जो नारे हैं और वादे हैं पूरे हो सकते हैं? देखिए जी, मसला मुल्क का सिर्फ एक है, प्रॉपरली गवर्न करना, कानून के नफाज को यकीनी बनाना, पुलिस को ठीक करना, पटवार को ठीक करना, टैक्स कलेक्शन ठीक करना, दहशत गर्दी अबव ऑल। एक अच्छी इंतज़ामी मशीनरी को, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। जो ख़राब हमने किए हैं अदारे, उनको बहाल किया जाए। तो अब मेरी राय से तो खैर आप वाकिफ़ है मैं किसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझता हूँ। पीपल्स पार्टी तो हो गई मेरे ख्याल में नाकाम, और मियाँ साहब का जो पिछला तजर्बा है वो ऐसा खुशगवार नहीं। तजुर्बा उनका है, ये फैक्टर उनके हक में जाता है, ये तस्लीम करना चाहिए। मगर शेरशाह सूरी ने जब इक़्तिदार संभाला था तो क्या तजुर्बा उसके पास था? जितने तारीख के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं उतना तजुर्बा तो इमरान खान के पास है ही। एक ससराम की जागीर का ही तजुर्बा था ना। एडमिनिस्ट्रेटर कोई मुफक्कर या फलसफी नहीं होता, वो आदमी जो पूरी अखलाकी कुव्वत के साथ फैसला नाफिज कर दे। लेकिन इसमें हारून साहब एक बात तो ये है ना कि जिस तरह एक फ़िलासफ़ी है, नून लीग और तहरीक इंसाफ वो तो बात करना चाहते हैं, तालिबान से डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि दहशत गर्दों के साथ बात नहीं हो सकती। ये तो तमाम जो मुल्क का इस वक्त मसला है सबसे बड़ा दहशत गर्दी है। मेरा ख्याल तो ये है कि तालिबान, ये तो स्ट्रेटजी की बात है, सख्ती के साथ निपटना चाहिए और किसी मौके पर बात भी हो सकती है, मगर पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के हो सकती है। मगर पीपल्स पार्टी जो कुछ कहती है उससे अगर इत्तफाक भी वो कर तो नहीं सकी है ना। दूसरा ये कि वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, यानी ये समझा जाता है कि विकीलीक्स से ये पता चला कि वो अंदर तो कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। अवाम को एतमाद में लें, एक वाज़ेह स्ट्रेटजी बनाएं पहले कंसेंसस के साथ, अवाम को एतमाद में लें। टेररिज्म की इजाज़त तो बहरहाल किसी सूरत नहीं दी जा सकती और नरमी भी नहीं की जा सकती। यह है कि अगर जब वो कमज़ोर हों तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे बात कर। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हम एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपने पहले गुफ्तगू में भी कहा, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि खान साहब के पास अभी तक कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस तो नहीं है। खान साहब का एडमिनिस्ट्रेटर का तजर्बा तो है ना जी। देखिए, जो अदारे उन्होंने बनाए उसमें अखलाकी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ कवानीन नाफिज के। निमल यूनिवर्सिटी में शौकत खाना में कवानीन नाफिज होते हैं। जो और प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, शेल्टर होम्स का ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब के लिए, उसमें एक दयानतदार, मेहनती और सलीकामंद आदमी है जो पूरी कुव्वत से फैसला करता है, मशवरा भी करता है। मियाँ साहब का तजर्बे का फैक्टर तो यकीनन उनके हक में जाता है, लेकिन क्या उन्होंने पुलिस और पटवार को ठीक किया? पुलिस फाइट करती है टेररिज्म को, फौज नहीं करती। वैसे तो पूरी कौम करती है। पहली बात। अच्छा, अब आपने ये पैगाम सुने, अभी इमरान खान साहब थोड़ी देर में खिताब करने वाले हैं। ये बताइए कि जो इस वक्त कौम है, ये जो लीडरान बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है किसकी आवाज़ पर वो कान धरेंगे और ज्यादा क्रेडिबल समझते हैं? तीनों की आवाज़ पर कान धरेंगे। मैं जानता हूँ, हमें देखना ये है कि कल नून लीग ज़्यादा सीटें लेती है, तहरीक इंसाफ ज़्यादा लेती है। मेरे ख्याल में, मेरी राय गलत हो सकती है, मगर जो मेरी राय है ईमानदारी से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी पीछे सिवाय सिंध के और सरायकी पट्टी के। सरायकी पट्टी में पीपल्स पार्टी का ज़रा सहज मुझे लगता है बाकी दोनों पार्टियों पर। वस्ती पंजाब में और शमाली पंजाब में पीपल्स पार्टी खेल में बहुत पीछे है। तो इसमें अगर कल तहरीक इंसाफ के लोग निकल आते हैं उसी जोश जज्बे से, जैसा इस वक्त भी नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सरप्राइज़ मिल सकता है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो अर्बन सेंटर्स हैं पंजाब के, उसमें तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला होगा और पल्ला तहरीक इंसाफ का भारी होगा अगर लोग निकल आए तो? जी, मेरा ख्याल है लाहौर में भारी होगा। मैं लाहौर में घूम फिर के मैंने देखा है
और लाहौर से मैसेज आता है, उसको तो वक्त नहीं मिला कैंपेन का। देखिए इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया, ये तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पूरी तरह मिले हुए हैं, कि कुछ चीज़ों में इलेक्शन कमीशन की तश्कील में कैंपेन का वक्त तोड़ा हो, उसको तो टाइम ना, उसके पास वसाइल थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कोई लैपटॉप, कोई कुछ दे तो नहीं सकता था ना। आफ्टर ऑल सियासत एक मटीरियल चीज़ है, तो लोगों को मिलता क्या है, अगर उसे मौका मिलता तो वो ज्यादा सीटें डेफिनेटली ज्यादा पॉपुलर, बहुत इसमें कोई शुबा मुझे नहीं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब का कहना है कि अगर इमरान खान साहब को आखिरी दिन भी इलेक्शन कैंपेन का मौका मिलता तो यकीनन वो उस टेम्पो को मजीद बढ़ाते और ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होते। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज।